अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने फेरी टेल नावल की 5 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। इस दफ़ा आरिज़ तकी को शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया था। करिश्मा था या दवाओं के असर में थे जो वो बच गए थे, मगर अभी भी इनकी हालत काफ़ी नाजुक थी, इसलिए डॉक्टर ने इनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी थी। एमरजेंसी रूम के सामने मासूमिया के सारे बासी जमा इनके लिए दुआ गो थे। दूसरे दिन इनसे मिलने की इजाज़त मिली तो मार्सिया सबसे पहले दौड़कर इनसे जाग लगी। बाबा, इसकी आंखें भीग गई थी। वो खासी मजबूत असाब की मालिक थी, जिसे सिर्फ लोगों को रुलाना आता था, रोना नहीं। और इस वक्त अपने बाप को देखकर मोम की तरह पिघली थी। साइड में खड़ा फौजान जुल्फ़िकार इसे बेचैनी से देख रहा था। दरसिला कहाँ है? इन्होंने हनीफ सी आवाज़ में पूछा था। कैसे हैं भाई साहब आप? सानिया चाची इनसे मुखातिब हुई। सैली कहाँ है? हर सवाल के जवाब में वो सिर्फ दरसिला को पुकारे जा रहे थे। बाबा, वो चाचू के साथ आ रही है। मार्सिया नम आंखों से इन्हें देखती बोली थी। बाबा, जब ही आरिज़ तकी की जानिब दौड़ कर आती दरसिला रुक सी गई। ये तो उसके बाप नहीं लग रहे थे, बेहद कमज़ोर, बरसों के मरीज जैसे बाप। बाबा, वो रोती हुई इनसे जा लगी। मेरी सैली, मेरी बच्ची। दरसिला को खुद से लगाने के बाद ही आरिज़ तकी के बेकरार दिल को जैसे करार आया। अदन इन तीनों को ज़बरदस्ती मासूमिया भेज रहा था, जो कतई जाना नहीं चाहती थी, मगर अदन की सख्त गोरियों पर मुंह लटकाती वो तीनों जाने के लिए रजामंद हो गई थी। मिस मार्सिया तकी, वो तीनों हॉस्पिटल के क्वार्टर में चल रही थी जब आवाज़ पर तीनों रुकती हुई मुड़ी, जहाँ इनके पीछे अदन और फौजान जुल्फ़िकार खड़े थे। ये हैंडसम हीरो कौन है? सतफी ने बेसाख्ता मार्सिया से पूछा। मेरे चाचू अदन तकी। मार्सिया की जानिब से फौरन जवाब आया। मैं इस खड़ूस की बात नहीं कर रही। सुनकर सतफी का बुरा सा मुंह बनाए बोली। मिस मार्सिया तकी, क्या आपने हमलावर का चेहरा देखा था? चंद कदमों का फासला मिटाते एएसपी जुल्फ़िकार ने स्पष्ट अंदाज में पूछा। ये कौन सा वक्त है पूछने का? आप देख रहे हैं ना, मैं सतफी और दरसिला को छोड़ने जा रही हूँ। नहत नागवारी से मार्सिया ने कहा। इधर सतफी को इस बात नहत ही तीर पले की तरह चुभी, गोया वो बच्ची थी जिसे मार्सिया छोड़ने घर जा रही थी। फिर ऊपर से इसने अदन को मार्सिया की बात पर मुस्कुराते हुए देख लिया था, जैसे इसने मज़ीद तपाया। हाँ, जैसे कोई हमजूद पीटे बच्चे हैं ना, जैसे मार्सिया दादी जान की प्रोटेक्टर की ज़रूरत है। हम अकेले भी जा सकते हैं। चलो सैली। तब कर कहती सतफी दरसिला का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई थी। चलो अच्छा है। सतफी के बहाने आपके लबों पर मुस्कुराहट तो आई। मार्सिया ने अदन के लबों की गहरी होती मुस्कुराहट देखकर कहा था, जो सतफी को नाराज देखकर मजीद गहरी हुई थी। मार्सिया के कहने पर फौरन मुस्कुराहट समेटता वो मार्सिया को गोरा, जिस पर मार्सिया फौजान को कतई नजरअंदाज करते जाने के लिए मुड़ी थी। फौजान दूर जाती मार्सिया को तेज भरी आंखों से देख रहा था। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। फौजान के ज़हन में मार्सिया को देखकर यही लफ्ज़ गूंजते थे। अदन फौजान का नाराज चेहरा देखकर मुस्कुराया। मेरी भतीजी ऐसी है, बेवकूफ़ बना कर रख देती है और एहसास भी नहीं होने देती। अदन के कहने पर वो नागवारी से सर झटका था। मैं चाहता हूँ सतफी की रुखसती हो जाए और मेरी दोनों बेटियां भी अपने अपने घर की हो जाए, ताकि वहाँ वो महफूज रह सके। आरिज़ तकी के कहने पर अदन ने बेसाख्ता इन्हें देखा। मार्सिया और दरसिला की तो ठीक है, मगर मुझे कोई अगर मगर नहीं सुनना। आरिज़ तकी ने दो टका कहा, जिस पर अदन बुरी तरह इतनी जल्दी क्या है भाईजान? तो ठीक है, मेरे मरने का इंतजार करो भाईजान। आरिज़ तकी की नाराजगी के कहने पर वो तड़प उठा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इसने हथियार डाल लिए थे। मुझे मार्सिया के लिए तुम्हारा दोस्त फौजान पसंद आया। अब दरसिला के लिए जल्द से जल्द लड़का देखकर मामला सेट करो। मैं इस जुम्मे तक उन दोनों का निकाह और सतफी की रुखसती चाहता हूँ। निकाह से आरिज़ तकी धीरे धीरे अपनी बात खत्म करके इसे देखा, जिसकी आंखें हैरत और सदमे से फटी हुई थी। भाईजान, इतनी जल्दी? अदन अपना जुमला पूरा करता इनका नाराज चेहरा देखकर बात बदल गया। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, इसने हारे हुए अंदाज में जवाब दिया। तुम्हें कोई पसंद है मार्सिया? सतफी के इतने अजीब से सवाल पर अपने अपने काम में मशगूल दोनों बहनों ने सर उठाकर इसे देखा। क्या मतलब कोई पसंद है? मार्सिया समझ नहीं पाई। इसने हैरान सी नजर आती दरसिला को देखा, सतफी को देखा। मेरा मतलब है लाइफ पार्टनर के तौर पर। तुमने पहले किसी को मुंतखब करके तो नहीं रखा? सतफी ने मुस्कुराते हुए ये पूछा। किसी बातें कर रही हैं आप? मार्सिया झंझलाते हुए बोली। और जब सतफी ने इसे आरिज़ तकी के ख्यालात ज़ाहिर किए तो मार्सिया पहले हैरान हुई और फिर शदीद नागवार। मुझे इस बेवकूफ़ अकड़ू एसपी से शादी नहीं करनी। मार्सिया ने साफ मना किया। जब ही तो पूछ रही हूँ, अपनी पसंद बताओ। मेरी पसंद? सतफी के कहने पर इसे अपने ज़हन में दूर करीब के सभी अफराद को खंगाल गई, मगर इसे अपनी पसंद का कोई नहीं मिला। दरअसल मार्सिया तक की मुश्किल पसंद थी। बड़ी मुश्किल से चीज़ें पसंद आती थी और अभी तक इसने इस बारे में सोचा ही नहीं था, तो पसंद करके कैसे रखती।
میری کوئی بھی پسند نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو منڈی سے شادی کر لوں، اور ویسے بھی اصول کے حساب سے تو آپ کی رخصتی کی پہلی رخصتی ہونی چاہیے نا۔ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا، دراصل تم دونوں کے نکاح کے ساتھ ساتھ میری بھی رخصتی ہوگی؟ صدفی نے نہایت ہی شرماتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہے، درسلہ خوش ہوتی ہوئی بولی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا صدفی آپ اتنا بھی شرما سکتی ہیں؟ مرثیہ خوش ہوتی ہوئی اسے چھیڑتی ہوئی بولی۔ کیا تم دونوں نے میری باتوں پر غور نہیں کیا؟ صدفی ان دونوں کو خوش ہوتا دیکھ کر پوچھا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم دونوں کے نکاح پر۔ کیا ہم دونوں کا نکاح؟ مرثیہ اتجاً چیخ اٹھی۔ درسلہ کے چہرے پر احتجاج تاثرات تھے۔ بابا کو کیا ہو گیا؟ ہاسپٹلائز ہوتی ہی بابا ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر سیلی تو بہت چھوٹی ہے ابھی، مرثیہ چلا کر بولی۔ جس طرح سے اس نے درسلہ کو چھوٹی کہا تھا، یوں لگتا تھا وہ کسی 1-2 سال کی بچی کی بات کر رہی ہو، جس پر درسلہ بے ساختہ کہہ اٹھی۔ میں 20 سال کی ہوں آپی، اس کا مطلب ہے تمہاری ہاں ہے شادی کے لیے؟ مرثیہ نے بونے اچکائے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ حفت اور شرم سے سرخ ہوتے وہ ہلکا کر بولی، جس پر صدفی ہنسی تھی اور کہنے لگی، بھائی جان کو بہت کچھ مت کہو، وہ اسے اپنی آخری خواہش کا نام دے رہے ہیں، ورنہ تمہارا وہ خڑوس چاچو کبھی نہ مانتا، اس کا بس چلے تو وہ تو میری شکل بھی نہ دیکھے۔ صدفی کا لہجہ آخر میں افسرد ہو گیا تھا۔ ایسے نہ کہیں، آپ کی رخصتی کے بعد وہ آپ کے قدموں میں آ گریں گے۔ مرثیہ اس کی اداس دور کرنے کے لیے بولی۔ سچی؟ صدفی نے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے پوچھا۔ اگر ایسا نہ ہوا ابھی تو ہم کسی جنتر منتر کرنے والے بابا کی تعویذ کھول کر چاچو کو پلا دیں گے، جو محبوب کو قدموں لا کر گھسیٹتا ہے۔ مرثیہ کے کہنے پر صدفی ہنس پڑی تھی، درسلہ بھی مسکرا رہی تھی۔ مرثیہ نے دیکھا کچھ دیر پہلے تک جو درسلہ کے چہرے پر احتجاجی قسم کے تاثرات تھے وہ اب نہیں تھے، اور رہتے بھی کیسے؟ بابا جیسے آخری خواہش کا نام دے رہے تھے، ان میں سے کوئی بھی اسے چاہ کر رد نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر رہی اس گھمنڈی ایس پی کی بات، تو وہ یوں بھی اس سے نپٹ سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد بابا کی طبیعت سنبھلنے کے بعد وہ ڈیورس لے سکتی تھی۔ مرثیہ لمحوں میں آگے کا پلان ترتیب دیکھ کر مطمئن ہوتی صدفی اور درسلہ کی جانب متوجہ ہوئی، جو شاپنگ سے متعلق باتیں کر رہی تھی۔ آج مدام پریال کا برتھ ڈے تھا۔ پریال نے ایک بڑی سی پارٹی رکھی تھی۔ پریال کو گفٹ دیکھ کر وہ کاؤنٹر بار پر آ بیٹھا، دل شدت سے اداس ہو رہا تھا۔ آج کل اسے محفلیں کچھ راس نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس اداسی کو دور کرنا چاہتا تھا جو اسے اندر سے کاٹ رہی تھی، اسے اس معصوم چہرے کو ڈھونڈنے پر اکسا رہی تھی، تاکہ وہ چہرہ اس کی رنگین دنیا اسے واپس کر دے۔ ہائے پرنسس چارلس! جب بھی وہاں مارگو آئی تھی۔ بلیک ڈیول! اس نے خشک لہجے میں تصحیح کی۔ آخر تم خود کو اس نام سے کیوں بلائے جانا پسند کرتے ہو؟ ہمیشہ جب بھی وہ اس سے ملتی تھی وہ یہی پوچھتی تھی۔ مارگو اصغر پاشا کی ٹیم میں سے ایک اہم فرد تھی۔ اس کے اور مارگو کے درمیان دوستی جیسا رشتہ تھا۔ اس نے لڑکیوں کی طرح کبھی مارگو کو ٹرپ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ فہمیر بھی اسے اپنی بہن کہتا تھا۔ کیونکہ میں برا انسان ہوں۔ ایک عجیب سا کرب پھیلا تھا یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر، جو صرف لمحے بھر رہا تھا۔ اور یہی بات تمہیں برے انسانوں سے الگ کرتی ہے، کیونکہ برے انسان کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ وہ برے ہیں۔ مارگو نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ڈانس کرو گے میرے ساتھ؟ کہتے ہوئے مارگو نے اسے آفر کی تھی، اس نے فوراً ایکسپٹ کر لی اور مارگو کا ہاتھ تھامتا ہوا ڈانس فلور کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈانس کرتی مارگو اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے کسی کی بھی آفر ایکسپٹ نہیں کرتا تھا۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک نہیں ہوں شاید، مارگو کے پوچھنے پر اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا، اور ان سے تھوڑے دور اصغر پاشا کے ساتھ کھڑی پریال نے خیر آلود نظروں سے انہیں دیکھا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے بلیک ڈیول، کہتے ہوئے مارگو اسے ڈانس فلور سے اتار لائی۔ کیا ہوا ڈیول، تم ٹھیک تو ہو؟ قریب آتی پریال نے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پریال کو دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مارگو جو بلیک ڈیول کے بازو چیئر پر بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پریال مارگو کی خالی کرسی پہ بیٹھی اسے شعلہ بار نگاہوں سے دگو رہی۔ تمہیں فہمیر بلا رہا ہے، پریال نے شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتے سے کہا، جس پر مارگو گھبرا کر فوراً فہمیر کی جانب بڑھی تھی۔ راستے میں مارگو کی سیٹ سے ٹکرائی تھی، جس کے سبب سامنے والے جس نے اپنا مشروب کے گلاس کو اونچا کر کے پکڑا تھا، اس کے ہاتھ سے وہ مشروب مارگو کے چہرے پہ چھلکا تھا۔ وہ مشروب تھا یا کچھ اور، جس کے سبب مارگو کو لگا اس کا چہرہ جلنے لگا تھا، اور اگلی پل اس کی حلق سے فلک شفاق چیخیں بلند ہوئی تھی۔ فہمیر بے ساختہ مارگو کی جانب بڑھا تھا، جو اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپائے بیٹھی کرب و حزیت سے چیخ رہی تھی۔ مارگو کیا تم ٹھیک ہو؟ فہمیر نے اسے پوچھا تھا۔ بلیک ڈیول بھی تیزی سے مارگو کے پاس گیا اور مارگو کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا اس کا چہرہ دیکھ کر بلیک ڈیول بے ساختہ پیچھے ہٹا۔ مارگو کا ایک طرف کا پورا چہرہ جھلسا ہوا تھا، جب پارٹی میں موجود سارے لوگ مارگو کو شداشت اور صدمے سے دیکھ رہے تھے، وہیں پریال نہایت ہی اطمینان سے ڈرنک کا گھونٹ بھر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک اطمینان آمیز مسکراہٹ تھی۔ آخر یہ لڑکیاں کب سمجھے گی کہ سیاہ دوست صرف سیاہ پری کا ہے؟
अदन यार सॉरी, आज हम निकाह के लिए नहीं आ सकते। दादा जान को अचानक न अंजीनिया का अटैक आया, ने हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मम्मा तुम्हारे भाईजान से बाद में बात कर लेंगी। अब्बास जल्दी जल्दी कहकर बिना कुछ सुने कॉल काट कर दी थी। अदन सेल फोन कहाँ से हटाता परेशानी से आरिस तकी को देखा, जो सोफे से टेक लगाए बैठे थे और मुस्कुरा कर अपने दोस्तों से बातों में मसरूफ थे। भाईजान, अब्बास के दादा जान अचानक ही बीमार पड़ गए, सो वो प्रोग्राम कैंसिल करने का कह रहे हैं। अदन चुपकर आरिस तकी के कान में धीमे से कह रहा था, जिसे सुनकर एक लम्हे के लिए आरिस तकी के चेहरे पर साया लहराया, मगर अगली पल वो संभलते हुए मुस्कुराए। मिसेज रेहाना को ख्याल मिलाओ। आरिस तकी के कहने पर अदन ने कान मिलाकर सेल फोन इन्हें थमाया था। अब्बास रेहाना अदन का आर्मी दोस्त, इसकी फैमिली बहुत असर शौक वाली थी। अदन जानता था कि आरिस तकी खसूसन दारसिला को लेकर परेशान थे, इसलिए जब इन्हें अब्बास रेहाना और इनकी फैमिली के बारे में जान मुतमिन हुई है, मगर अब अब्बास राना के दादा के हॉस्पिटलाइज होने की वजह से इन्होंने निकाह के 2 दिन को आगे बढ़ा दिया था, अतवार के रोज तक। खैर, अब बाकी के फराइज से सब को दोष हो जो, इन्होंने कहते हुए सेल फोन इसे थमाया। आरिस तकी के इशारे पर अदन इनका व्हील चेयर घसीटता दरसिला के कमरे की जाने बढ़ा, जहाँ वो तीनों थी। वो तीनों दूल्हे थी, जिनमें से एक काफी परजोश और खुश थी। वो उसका ब्लू कलर के लहंगे में दुल्हन बनी काफी खूबसूरत लग रही थी। दूसरी नहायत बेसजार दुल्हन थी। पिंक कलर के गाउन में वो नहायत खूबसूरत लग रही थी, मगर इनके साथ अनकंफर्टेबल सी महसूस हो रही थी। और तीसरी दुल्हन भी मैरून कलर के शलवार सूट में बहुत खूबसूरत और साथ ही क्यूट लग रही थी, जो नहायत ही शर्मीली और घबराई हुई थी। वो तीनों मुख्तलिफ जगहों पे बैठी थी। आरिस तकी और अदन को कमरे में आता देखकर उठ खड़ी हुई। इसके ब्लू कलर की शेरवानी जो सदफी के लहंगे से मैच करती थी, जेब था उनकी। अदन काफी हटकर और हैंडसम लग रहा था। सदफी का दिल इसे देखकर बुरी तरह धड़का था। आज सिर्फ मार्सिया का निकाह होगा और सदफी की रुखसती। दारसिला का निकाह अब अतवार को होगा। सैली, तुम तो बच गई, मार्सिया ने इसे देखकर फौरन कहा था, जिस पर दारसिला के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नजर आई थी। और तो भी मौलवी साहब आए, जिस पर दारसिला फौरन अपना चेहरा ढांप गई थी। मार्सिया से अहबाब और कबूल के मराइल के बाद मार्सिया के सामने एक रजिस्टर किया गया। लम्हे भर के लिए रजिस्टर पर दस्तखत करने से पहले मार्सिया का हाथ कांपा। वो नम आंखों से गर्दन उठाए अपने बाबा को देखिए, जिनकी आंखें भी नम सी थी। मार्सिया को अपनी जानिब देखता देखकर इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा था। फिर अगली पर मार्सिया ने रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए थे। मुबारक सलामत का शोर उठा था। अचानक हुई इस तकरीब में सिर्फ चंद करीबी अजीज मौजूद थे। मेहमान रात गए तक मौजूद रहे। सदफी अपने कमरे से अपने सामने वाले कमरे में रुखसत होकर आ गई थी। अदन के कमरे को मार्सिया और दरसिला ने बहुत दिल लगाकर सजाया था, और अब वो अदन के कमरे में बेड पे बैठी सदफी को छेड़ रहे थे। सदफी के हुक्म के मुताबिक इसके लहंगे को पूरे बेड पे फैला रहे थे। यार सदफी, अगर बेड की सारा जगह आपका लहंगा खेलेगा तो बेचारे हमारे प्यारे से चाचू कहाँ जाएंगे? मार्सिया ने शरारत से छेड़ा था। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे प्यारे चाचू को बड़े प्यार से अपने इस दिल में बिठाऊंगी, वो तो पहले ही वहाँ पर जमान है। मार्सिया ने हंसकर कहा, ये भी सही है। सदफी खिलखिला कर हंसी थी। आज वो बहुत खुश थी। इसकी खुशी इसके चेहरे से रोशनी जैसी फूट रही थी। आप हमेशा इसी तरह खुश रहें खाला जानी। दरसिला, जो इन दोनों की बातें मुस्कुरा कर सुन रही थी, सदफी को देखकर मुस्कुरा कर कहती इसका रुखसार चूमी। ओ मेरी क्यूट डॉल। सदफी ने इसे बाहों में लेकर दबाया था। आज भी मुझे वही छोटी सी क्यूट सी 2 साला बच्ची लगती हो, जिसकी आप नाक साफ किया करती थी। सदफी की बात काटती मार्सिया ने हंस कर कहा, आप भी? मार्सिया, दोनों ने साथ में तजाजन चलाए थे। ओके ओके सॉरी, चलो सैली, चाचू आने वाले होंगे। मार्सिया ने अगली पर दारसिला को खींचकर वहां से ले गई थी। तकरीबन 1.5 घंटे के इंतजार के बाद अदन कमरे में आया था। सदफी का दिल जोरों से धड़क रहा था। इसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, मगर सर उठाकर इसे देखने की हिम्मत कती नहीं थी। फिर इसे अदन के कमरे में चलने के एहसास हुआ था। इसे लगा कि वो वॉशरूम में घुसा हो। सदफी ने वॉशरूम के बंद दरवाजे को नाराजगी से देखा। पहले मेरे पास भी तो आ सकते थे। तभी वॉशरूम के दरवाजे खुलने की आवाज पर फिर से वो फौरन सर झुका गई थी। काफी देर गुजर गई थी और वो इंतजार ही करती रही। अदन तो क्या, अदन की आवाज भी इस तक नहीं आई थी। हैरत से इसने सर उठाकर कमरे में नजरें दौड़ाई। जब इसे अदन सोफे पर सोता देखा तो सदमा सा हुआ था जैसे, और अगले ही पल झटके से उठते हुए वो अदन की तरफ पड़ी थी। जानते भी हो मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है? सदफी ने इसके सर पे खड़े होते हुए तेज से पूछा। पशानी पे बाजू रखे सोते अदन ने चेहरे पर से हाथ हटाकर तिखी नजरों से इसे देखा, जो स्काई ब्लू लिबास में दुल्हन बनी सारे हथियारों से लैस थी। आज
جیسے آج اس کی ساری اکڑ ناراضگی انا کو بحال لے جانے کی پوری تیاری میں تھی، جو آج اسے دوسری مرتبہ محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس لیے وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ عدن کا کوئی ارادہ چت یا زیر ہونے کا نہیں تھا، اس لیے اگلی پل اس کے چہرے سے فوراً نظریں ہٹا گیا تھا۔ 2 دن سے دونوں ہاتھوں اور پیروں پر بھر بھر کے مہندی لگائے بیٹھی تھی، اور پھر پچھلے 3 دن سے دن میں 10 مرتبہ پارلر کے چکر لگاتی رہی ہوں، اور تو اور آج صبح سے بیوٹیشین کے سامنے اسٹیچو بنی بیٹھی تھی تاکہ وہ مجھے تمہارے لیے پورا سجا سکے، اور پھر اس کے بعد اتنی محنت سے بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلا کر اسٹائل سے بیٹھی تھی صرف تمہارے لیے۔ مگر پھر کیا ہوا، دولہے صاحب آتے ہیں اور بنا دلہن کو دیکھے صوفے پہ جا کر خراٹے لینے لگتے ہیں۔ اس سے زیادہ دکھ کسی اور لڑکی کو کیا ملے گا، فراٹے سے کہتی صدفی کی آنکھیں جیسے آخر میں آنسو سے چھلکنے والی ہو گئی تھی۔ اتنی بکواس کرنے کے بجائے یہ بتاؤ تم چاہتی کیا ہو؟ عدن اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا اس کے قاتل گرے رنگ آنکھوں میں دیکھتا پوچھا۔ البتہ صدفی کی خوبصورت گرے رنگ کی آنکھیں اور خماردار پلکی سے نہایت ہی آرام سے چت کر گئی تھی۔ ڈمڈماتی ہوئی دل کو سنبھالتے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا اس نے صدفی کو دیکھا، جو اس کے سوال پر مزید غصے میں نظر آ رہی تھی۔ تم تو ایسی کہہ رہے ہو میری ہر چاہت پوری کرنے والے ہو جیسے، صدفی نے جل کر کہا۔ کہہ کر تو دیکھو، شاید کہ پوری کر دوں۔ اب کی مرتبہ کہتے ہوئے عدن کا لہجہ بدلا تھا۔ کیا سچی؟ صدفی عدن کے اچانک بدلے تہوار پر ہلکائی۔ کیا سچی؟ صدفی عدن کے اچانک بدلے تہوار پر ہلکائی۔ مجھے کہو کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ درمیان میں موجود 2 قدموں کے فاصلہ اٹھاتے اس کے نہایت قریب کھڑے گہری نظروں سے اسے دیکھتے تیمی بوجھل ہوتے آواز میں پوچھا، جس پر صدفی نے خود کو بادلوں میں اڑتا محسوس کیا تھا۔ کیا تم میرے دامن میں چاند تارے توڑ کر ڈال سکتی ہو؟ بڑی ادا سے صدفی نے پوچھا تھا۔ وٹ؟ چاند تارے؟ عدن نے ایک کہکا لگایا۔ میں تمہارا عاشق نہیں بن سکتا، ہاں تمہارا شور ضرور بن سکتا ہوں۔ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے ہاتھ بڑھا کر صدفی کا جھومر ٹھیک کیا۔ اس کے لمس کو محسوس کر کے صدفی کپلائی، اس کی پلکیں بے ساختہ حیا سے جھکی، جس کے سبب وہ عدن کے لبوں کی طنزیہ مسکراہٹ نہیں دیکھ پائی تھی۔ پھر عدن کی انگلیاں صدفی کی پیشانی سے پھسلتی ہوئی رخسار سے ہوتی کان کے بڑے سے جھمکے کو چھوا تھا۔ صدفی نے پیشانی سے رخسار تک کی لکیر میں آگ دھکتا محسوس کیا تھا۔ کاش کہ اب بھی تم مجھ سے محبت کر رہا ہوتا، تم نے میرے دل کو نہ مارا ہوتا۔ کاش، مگر سوری، اب میرے پاس دل ہی نہیں ہے جو تم سے محبت کرے، اس لیے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ اس کی تھوڑی دگرتے اس کا چہرہ اوپر کی اس کی گہرے حیران آنکھوں میں دیکھ ہسپیٹ انداز میں بولا۔ کیا تم نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا؟ صدفی کو صدمہ سا ہوا تھا، جیسے معاف کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا، اور خصوصاً دل توڑنے والوں کو تو بالکل بھی نہیں۔ تو پھر کیوں کیا مجھ سے نکاح، اور پھر یہ رخصتی؟ صاف منع کر دیتی، میری زندگی کیوں برباد کی؟ صدفی کو لگا تھا وہ اسے معاف کر دے گا، مگر یہ جان کر وہ ابھی بھی وہیں ماضی میں کھڑا تھا۔ شدید دکھ ہوا۔ دکھ سے بوجھل ہوتی آواز میں اس نے پوچھا، تمہاری مرتے ہوئی اماں نے مجھ سے گڑ گڑا کر ریکویسٹ کی تھی، ورنہ تم اگر اس دنیا کی آخری عورت بھی ہوتی تو بھی میں تم سے شادی نہ کرتا۔ عدن نے اسے دیکھتے نہایت ہی بے رحمی سے کہا تھا، جسے صدفی نے بے یقینی سے سنا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عدن ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگلی پل اس کی حیرت پر صدمہ چھایا۔ صدمے کے بعد اس پر غصہ غالب ہے، اور پھر شدید غصے میں صدفی کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور عدن کے چہرے پر پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اماں کا تذکرہ اتنے گھٹیا انداز میں کرنے کی؟ وہ شدید غصے میں سے دیکھتی کہہ رہی تھی، اور عدن جو اپنے تلخ گئے الفاظ کے بعد صدفی کی آنکھوں میں ابھرتے دکھ اور بے یقینی پہ افسوس میں تھا۔ صدفی کے ہاتھ اٹھانے پر لمحے بھر کے لیے بھی وہ بھی جیسے صدفی کے رد عمل پر بے یقین ہوا تھا، اور اگلی پل اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہوئی تھی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارا عاشق نہیں ہوں جو تمہاری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر جاؤں گا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، بنا غلطی کے بھی تمہیں سزا دوں گا، اور اس سنگین غلطی کی سزا تم ضرور بھگتو گی۔ صدفی یوسف پیٹرو ٹھنڈے لہجے میں کہتے اس نے صدفی کو دھکا دے کر بیڈ پر گرایا۔ کیسی سزا؟ دیکھو وہ میرا رد عمل تھا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اسے خطرناک تہواروں سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر صدفی بیڈ پر پیچھے ہوتی ہلکا کر بولی۔ عدن کا اتنا شدید غصہ دیکھ کر صدفی کا سارا غصہ ہوا ہوا تھا۔ اچانک ہی صدفی کو احساس ہوا اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، بہت جلدی تمہیں احساس ہو جائے گا تم نے کیا غلط کیا ہے، سرد انداز میں کہتے اس نے جھک کر جھٹکے سے صدفی کو اپنی جانب کھینچا، اور پھر کھینچنے کے بعد اگلی پل اٹھا کر اسے اپنے کندھے پر ڈالا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ صدفی اس کے کندھے سے اترنے کی کوشش کرتی گھبرا کر پوچھ رہی تھی۔
जो उसे कमरे से निकाल कर ले जाता हुआ तीसरी मंजिल की जानिब बढ़ा था। तीसरी मंजिल पर आरिस तकी ने मार्सिया की फरमाइश पर एक शानदार सा स्विमिंग पूल बना दिया था। स्विमिंग पूल के करीब जाकर अदा ने इसे कंधे से उतारकर बाजू पर लिया और इसकी गिरफ्तार से निकलने की कोशिश करती सदफी की निगाह पुल पर पड़ी और साथ ही इसे एहसास हुआ अदन इसे कैसी सजा देना चाहता था। इसकी आंखें जैसे खौफ से फटी थी। नहीं प्लीज अदन, मुझे तैरना नहीं आता। और सदफी अपना जुमला मुकम्मल करती इससे पहले अदन इसे जनवरी के ठंडे पानी से भरे पुल में फेंक चुका था। पानी में गिरने की जोर से आवाज आई थी। मुस्पैठ नजरों से पूल में डूबती उभरती सदफी को देख रहा था। वो जानता था सदफी ने झूठ बोला था, क्योंकि वो काम जो मार्सिया ने किया था वो सदफी के लिए करना भी फर्ज हो जाता था, और जो सदफी करती इसे करना मार्सिया पर फर्ज होता था। सवाए सदफी के इंजीनियरिंग के। आरिस तकी ने सदफी से इंजीनियरिंग के लिए कहा था, इसलिए सदफी इंजीनियरिंग फील्ड की जानिब गई थी, वरना सदफी और मार्सिया दोनों ने बहुत पहले से जर्नलिस्ट बनने की प्लानिंग कर रखी थी। वो जानता था मार्सिया स्विमिंग में बहुत अच्छी थी, तो ये कैसे हो सकता सदफी अच्छी ना होती। वो यकीनन स्विमिंग ना जाने का ड्रामा कर रही थी, और इससे बढ़कर और कौन जानेगा कि वो कितनी बड़े ड्रामा क्वीन थी। मगर जब कई पल गुजर गए और सदफी तैरने के बजाय मजीद तय की जानिब डूबने लगी, अदन का दिल जैसे धीरे धीरे खौफजदा होने लगा। वो जो समझ रहा था इसका दिल मर चुका था, मगर वो तो जिंदा था। न सिर्फ जिंदा था बल्कि सदफी को डूबता देखकर वो भी डूब रहा था। सदफी, तुम तैर क्यों नहीं रही? जोर से पूछते अदन ने महसूस किया इसकी आवाज में खौफ था, और फिर अगली पल वो भी पूल में कूद गया था। सदफी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वो अपने घुटने पर सर रख के बेहोश पड़ी सदफी ने झंझोड़ता हुआ पूछ रहा था, मगर सदफी खामोश थी और बर्फ की तरह सर्द और सफेद पड़ रही थी। अगली पल अदा ने इसे बाजू पे उठाता दौड़ता हुआ अपने कमरे में लाया। बेड पर सदफी को लेटाता वापस दरवाजे की जाने पड़ा ताकि मार्सिया और दरसिला को उठाए। फिर वो टिक कर रुका। वो उनसे क्या कहेगा जब वो दोनों सदफी की इस हालत में देखेंगी। और बीमार आरिस तकी ने अगर ये सुना तो कोई बहीर नहीं, इनकी तबीयत मजीद बिगड़ जाए। जो भी करना था अब इसे खुद ही करना था। धूप निकल कर सोचते इसने मुड़कर सदफी को देखा, जो बर्फ के मुजस्मे में ढल रही थी। दूसरे सुबह कमरे से निकलती मार्सिया ने हैरत से सदफी और अदन के कमरे से निकलती लेडी डॉक्टर को देखा था, और अगली पल परेशान सी फौरन कमरे में घुसी, जहां आरिस तकी, दरसिला, अदन मौजूद थे और सदफी बिस्तर पर लेटी दर्द सी नजर आ रही थी। आप ठीक तो हो सदफी? इसने बेसाख्ता पूछा। नहीं खाला जानी का बहुत सख्त बुखार है, डॉक्टर कह रही थी किसी चीज से डर गई हैं। सदफी से लगी बैठी दरसिला ने परेशानी से कहा, आखिर आपको पानी के अलावा और किस चीज से डर लगने लग गया है? अब मार्सिया ने हैरान होकर पूछा। पानी से डर? सामने सोफे पर बैठे अदा ने मार्सिया को देखकर हैरत से पूछा, चाचू क्या आप नहीं जानती कि सदफी को हाइड्रोफोबिया है? हम भी इस वक्त पता चला जब सदफी मेरे साथ स्विमिंग सीखने के लिए पूल में उतरी थी, और हम सब तो उनकी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे, और इस वक्त तो हमारी जान ही निकल गई थी जब डॉक्टर ने कहा कि ये मजीद थोड़ी देर और पूल में रहती तो उनकी जान भी जा सकती थी। मार्सिया से सुनता अदन का दिल जैसी किसी ने मुट्ठी में लेकर मसला था। इसकी सांसें जैसी रुकी थी। इसने बेसाख्ता सदफी को देखा जो इसकी देख रही थी। अदन के देखने पर वो निगाह फेर गई। बहुत गलत वक्त चुना तुमने सदफी बीमार होने के लिए। कल दरसिला का निकाह है और मैं इस निकाह और रुखसती साथ ही करने का सोच रहा हूँ। ये सुनकर सबने हैरत से आरिस तकी को देखा, मगर बाबा मुझे कोई अगर मगर नहीं सुननी। आरिस तकी ने सख्ती से कहा था, सदफी जल्दी ठीक हो जाओ, बहुत काम करना है तुम्हें। आरिस तकी कहकर वहां से चले गए। सदफी, दरसिला कितनी छोटी है और बाबा ऐसे क्यों कर रहे हैं? मार्सिया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उदासी खामोश दरसिला को वहां से जाता देखकर फौरन कह उठी, इसका दिल अपनी बहन के लिए तड़प रहा था। शायद भाईजान खौफजदा हैं तुम्हारे साथ, जो हादसा हुआ वो नहीं चाहते कि वो दरसिला के साथ भी हो। जाओ सैली के साथ रहो, उसे संभालने की कोशिश करो ताकि वो अपसेट न। मैं भी आती हूँ। सदफी कहती उठने की कोशिश कर रही थी। कोई ज़रूरत नहीं आपको उठने की, आपका सारा काम मैं भी कर सकती हूँ। मार्सिया से सख्ती से रोकती बोली थी और कमरे से निकल गई, मगर सदफी यूं ही आराम से लेटी तो नहीं सकती थी। ब्लैंकेट हटाती वो बेड से उतर कर खड़ी हुई। इसकी निगाह अपने लिबास पे गई। वो इस वक्त सुर्खनाटी में थी और इसे अच्छी तरह जाता। आखिरी मर्तबा पुल में गिरने तक वो दुल्हन के लिबास में थी, और इसके बाद इसे कुछ याद नहीं था, और इससे मुतल्लिक घर में कोई भी जानता नहीं था। इसके मतलब इसके भीगे कपड़े अदर ने तब्दील किए थे। सोच कर सदफी का चेहरा सुर्ख हुआ था। स्लीपर पैर में अड़ती वो आगे बढ़ी। इसका सर चक रहा था। इससे पहले वो अपने चकराते सर के साथ गिरती कमरे में दाखिल होते अदा ने भाग कर इसे संभाला था।
तुम्हें किसने बेड से उठने के लिए कहा? अदा ने इसे दोबारा बेड पे बैठाता बोला, मैं और मार्सिया सब संभालेंगे, तुम्हें बेड से उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी ये मुझसे हमदर्दी दिखाने की कतई ज़रूरत नहीं है। सदफी नाराज़गी से कहती बेड से उठी थी। सॉरी। वो सदफी को बाजू से पकड़ कर रोकता धीमे से बोला। क्या? सदफी ने बेयकीनी से इसे देखा। क्या मैंने सही सुना? क्या मगरूर अनापरस्त मेजर अदन तकी ने मुझसे माफ़ी मांगी है? सदफी ने हैरानगी से पूछा। आई एम सॉरी। कल मुझे अम्मा के मुतालिक से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो जिससे बड़ी दिक्कत से माफ़ी मांग रहा था, वो सदफी का नाराज़ दिल फ़ौरन इसे माफ़ कर गया। दिमाग कह रहा था अभी थोड़े और नखरे दिखा, इतनी जल्दी माफ़ ना करो, मगर दिल ने कब दिमाग की सुनी जो अब सुनता। और मुझे पुल में फेंकने का क्या? सदफी ने लबों पर उभरती मुस्कुराहट दबाए मसूई खफकी से पूछा। इसके लिए भी सॉरी, मैं नहीं जानता इस बारे में कुछ। अब की मर्तबा अदन इसकी आंखों में देखते हुए कहा था। सदफी को इन आंखों में तकलीफ के आसार नजर आए थे। कोई बात नहीं अदन, वो फौरन बोली। इस पर अदन फौरन पलटकर वार्डरोब की जाने बढ़ा था। अपने कपड़े निकाल कर पलटा तो बेसाख्ता वार्डरोब से जा लगा था, क्योंकि सदफी इसके करीब ही खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अदन ने हैरत से सदफी को देख रहा था, जो शर्मीली मुस्कान सजाए खड़ी थी। कल रात मेरे कपड़े क्या तुमने चेंज किए थे? शर्मा कर कहते ने अपनी आंखों को नशीला करके इसे दिखाया था, जिस पर अदन बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोक पाया था। क्या जब से तुम यही सोच रही हो? अगर यही सोच रही थी तो अफसोस, ऐसा कुछ नहीं है। कल रात सना ने तुम्हारे कपड़े तब्दील किए थे। संजीदगी से कहता वो वॉशरूम की जाने पड़ गया था। मगर क्या? मगर ये तुमने क्यों नहीं किए? सदफी ने के मुंह से बेख्तियार फिसला था। क्या मुझे करने चाहिए थे? अदा ने मुड़कर ऐसे पूछा। न नहीं तो। सदफी की जुबान भी साख्ता लड़खड़ाई थी और फौरन वहां से दरसिला के कमरे की जानिब चलती। कहाँ जा रही हो? रेस्ट करो सदफी। इसे अपने पीछे से अदन की आवाज़ आई, जिसे नज़रअंदाज किए वो मुस्कुराते हुए दरसिला के कमरे में घुसी थी। आज इतवार था और सुबह से मौसम अजीब सा हो रहा था। माहौल में खनकी हमेशा से ज़्यादा बड़ी हुई थी। मगरूर और खूबसूरत सी सर उठाए खड़ी मासूमिया में आज रौनक बिखरी थी। दरसिला का निकाह था। दरसिला के कमरे में डीप मैरून कलर के गाउन में दुल्हन बनी दरसिला मिरर के सामने खड़ी थी। खुद को शर्मीली मुस्कुराहट लिए देख रही थी। वो कल तक अपनी अचानक बदलती जिंदगी से परेशान थी, मगर आज हर परेशानी झटकती खुद को मुतमिन कर चुकी थी। फेरीटेल की दुनिया में बसने वाली वो लड़की आज अपने प्रिंस के नाम होने वाली थी। इसकी जिंदगी में इसका प्रिंस दाखिल होने वाला था। वो अपने फेरी लैंड में आज अपने प्रिंस का इस्तकबाल करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो नहीं जानती थी कि इनकरीब इस फेरी लैंड में एक प्रिंस नहीं बल्कि दो ने दाखिल होना था। अस्सलाम वालेकुम। दरसिला अपना बढ़ता वह सेल फोन उठाए बोली, और जब इसने सेल फोन रखा इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों नजर आ रही हो? कमरे में दाखिल होती मार्सिया ने परेशान रूहानी से दरसिला को देखकर परेशानी से पूछा। आप ही, मेरी एक स्टूडेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे हदीदत और अनबात जाना है। दरसिला ने बेकरारी से कहा था, जिससे इसका बस नहीं चाह रहा था कि वो उड़कर जा पहुंचती। पैनिक मत बनो, पागल मत बनो, तुम्हारे निकाह के बाद चलेंगे। मार्सिया ने परेशानी से इसे तसल्ली देते हुए कहा था। नहीं आप ही, मुझे अभी जाना है। दरसिला ने आंखों में आंसू भरे कहा। आंसू वो हथियार थे इसके पास जिसके सामने सभी घुटने टेक जाते थे। अभी भी इसके आंसू देखकर मान गए। ठीक है, मैं चाचू से कहती हूँ। नहीं आप ही, इतना वक्त नहीं है, आप मुझे चुपके से ले जाएं, चुपके से ले जाएं। वो बहुत सीरियस है। अब वो आंसू रुखसार पर बह आए थे। ठीक है, रो तुम मत। और थोड़ी देर बाद ही मर्सिया की रेड स्पोर्ट कार हदीतुल की जानिब रास्ते पर दौड़ रही थी। वो एक सुनसान सड़क थी जहां से बहुत कम गाड़ियां गुजरती थी। तभी गाड़ी झटके से रुकी। सेफ्टी बेल्ट की वजह से दोनों की पेशानी डैशबोर्ड से टकराते टकराते बची। ओ शिट, टायर ब्लास्ट हो गया। मार्सिया बड़बड़ाई। अब क्या होगा आप ही? मुझे जल्द से जल्द हदीतुल पहुंचना है। दरसिला परेशानी से पूछे। मार्सिया दरसिला के सवाल पर कुछ कहती कुछ सामने आया और विंड पर चुका। कैन आई हेल्प यू मैम? इसका चेहरा रुमाल से ढका था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी इसकी। यस प्लीज, मार्सिया ने मुस्कुरा कर कहा। अलबत्ता इसकी छठी हिस्से से खबरदार कर दिया था, कुछ बहुत गलत होने वाला है। मार्सिया ने एक नज़र दरसिला पर डाली, जिसका चेहरा हजाब से कवर था। इसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, जिस पर मार्सिया बेचैनी साफ देख सकती थी। सैली, कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। दरसिला को सख्ती से तनबीह करती वो कार से निकल आई। इस अरसे में इसकी गन इसकी हैंडबैग से निकालकर हाथ में आ चुकी थी, मगर अगले पल मार्सिया के होश उड़े थे जब इस शख्स ने दरसिला की विंड के पास खड़ा देखा। इस शख्स की गन दरसिला के सर से टिकी थी। अपनी गन नीचे फेंक दो मार्सिया तक की, वरना। इसने नहायत सर्द और शफाक लहजे में कहते अपना जुमला अधूरा छोड़ा। अपनी गन फेंक दो मार्सिया तक की, वरना। कौन हो तुम? गजब
खैर बेबसी क्या नहीं थी इसकी आवाज़ में। अपनी मासूम बहन को उसकी गन के निशाने की जद पे देखकर मर्सिया की सांसें रुकी थी जैसे। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा अपनी गन फेंक दो। उसकी तनबीह सर्द अंदाज में कहने पर मर्सिया गन पटाखती गज़बनाक होती हुई इसकी जाने पड़ी। मैंने भी पूछा था क्या चाहते हो तुम? वहीं रुक जाओ। उसने गर्दन सिला से हटाकर अपनी जानिब बढ़ती मर्सिया पर ताने तनबीह की, मगर मर्सिया अनसुनी करती इसकी जानिब हैसो गज़ब से बड़ी आ रही थी। मैंने कहा रुक जाओ वरना तुम्हें शूट कर दूंगा। तो करो ना शूट, रोका किसने है तुम्हें? बदस्तूर इसकी जानिब गज़बनाकी से बढ़ती बोली। क्या तुम अभी भी यही कहोगी कि करो ना शूट? तुम्हें रोका किसने है? कार का डोर खोलते वो सराह से दरसिला को बाजू से खींचता सामने खड़े किए इसके दाईं पेशानी से गन टिकाए तंजिया अंदाज में पूछा था। 2 कदम की दूरी पे आकर मर्सिया तड़प कर रुकी थी। मर्सिया को दरसिला की आंखों में खौफ नजर आया था। आखिर ये तुम क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मैं खातिर हूँ। मेरी बहन को छोड़ दो प्लीज, वो मासूम है। मर्सिया ने जैसे इल्तिजा की। इसकी आंखों में आंसू चमकाने लगे थे। मेरी तो आंखें भर आई तुम्हारी अपनी बहन से मोहब्बत देखकर। मरना तो मारने तो तुम्हें आया था, मगर मुझे लग रहा है कि तुम्हें मारने से ज्यादा तुम्हारी बहन को मारने में ज्यादा मजा आएगा। इसने नफरत से कहते दरसिला की पेशानी से टक्के गन के ट्रैक पर दबाव डाला, जिसे देखकर मर्सिया अपने घुटनों पे बैठी थी। प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें जो चाहे मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगी। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, मगर प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। मर्सिया बेबसी से गिड़गिड़ाती हुई बोली। वो खुद को पहली मर्तबा इतना बेबसी की इंतहा पे महसूस कर रही थी। इंतहा इसकी आंखों में मौजूद आंसू रुखसार पर बह आए थे। ओह वाह, तुम्हें ऐसा गिड़गिड़ाते देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। चलो तुम्हारी बहन को छोड़ देता हूँ। यूं मारने से तो तुम्हारी बहन मर जाएगी और तुम भी सिर्फ एक मर्तबा मरोगी, मगर मुझे तुम्हें बार बार मरते देखना है, इसलिए तुम्हारी बहन को अब इससे से मैं अपने पास रखूंगा। वो बेरहमी से कहता दरसिला को लिए उल्टे कदम पीछे की जानिब बढ़ने लगा, जहाँ कुछ दूरी पर इसकी कार मौजूद थी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मर्सिया इसके इरादे जानकर एक मर्तबा फिर गज़बनाक होती इसकी जानिब बढ़ी थी। अगर तुमने मेरी जानिब कदम भी बढ़ाया तो मैं अपना फैसला वापस लेकर इसे अभी मार दूंगा। इसकी सफाक सर्द आवाज पर मर्सिया के कदम फिर बेबसी से रुके थे।